मैंने जीप प्रदीप सेन की हवेली के सामने रोकी तो हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। मरहूम राय अहमद अली ने काफी देखभाल कर हवेलियां तामीर करवाने के लिए शहर का ये अलग थलग गोशा ढूंढा होगा, लेकिन उस वक्त ये हवेली भूत बंगला लग रही थी। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में मरकजी दरवाजे के कुफल में कुंजी घुमाकर मरकजी दरवाजा खोला। फिर गाड़ी के अकबी हिस्से में पोशीदा अपना सफरी बैग उठाकर हवेली में दाखिल हो गया। लगभग घुप अंधेरे में हॉल कमरे वाले बड़े दरवाजे का कुफल खोलने में कुछ मुश्किल पेश आई, ताहम मैं कुछ ही देर में आलीशान हॉल कमरे में मौजूद था। मैंने वहां के कुमकुमे रोशन करने के बाद एयर कंडीशनर भी चला दिया। कुछ ही देर में खुशगवार ठंडक फैल गई। मैंने एक गद्दी सर के नीचे लगाई और सेठी पर लेट गया। ताहम माहौल आरामदेह होने के बावजूद मुझे नींद न आई। तभी वक्त गुजारी के लिए एक ख्याल मेरे जहन में आया। मैंने अपना सफरी बैग खोलकर उसकी तह में पोशीदा कैनवस का छोटा थैला निकाला और स्टेन गन के मुख्तलिफ हिस्से निकालकर उन्हें जोड़ने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद मुख्तलिफ हिस्सों को मुकम्मल स्टेन गन की शक्ल देने में कामयाब हो गया। मैंने बोल्ट खींचकर स्टेन गन कॉक की और फिर लबलबी दबा दी। खटाके की मखसूस आवाज गूंजी और लीवर तेजी से आगे बढ़कर टकराया। मैंने ये अमल कई बार आजमाया। हर बार स्टेन गन ने मुस्तैदी से अपना काम किया। अब सिर्फ सामने पड़ा गोलियों से लबालब मैगजीन चढ़ाने की देर थी। उसके बाद इशारा मिलते ही गोलियों की बरसात स्टेन गन की नाल से निकलकर हदफ को छील डालती। हथियार की कारकर्दगी से मुतमईन होकर मैंने जांचना चाहा कि उसे इसी यानी सालिम हालत में सफरी बैग में रखा जा सकता है या नहीं। मालूम हुआ कि वो बाआसानी बैग में समा जाएगी। मैंने इत्मीनान की सांस ली। अब उसे अलग अलग टुकड़ों की शक्ल में कैनवस बैग में रखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ मेरे सफरी बैग की तलाशी लिए जाने का तो वैसे भी कोई इम्कान नहीं था। मैंने दोनों लोडेड मैगजीन भी बैग में स्टेन गन के पास ही रख दिए। सुबह जल्दी निकलने के ख्याल से मैंने एक बार फिर सोने की कोशिश की और बिलाखिर मेरी आंख लग गई। अच्छी खासी तवील पुरसुकून नींद लेने के बाद मैं जागा तो दीवार गिर घड़ियाल 5 बजे का वक्त बता रहा था। मैंने हवाई जरूरिया से फारिग होकर गुस्ल किया और फिर लिबास बदल कर रवानगी के लिए तैयार हो गया। बाहर सहन में सफेदी अंधेरे पर गालिब हो रही थी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि सरस्वती और महिपाल एहतियातन वक्त से पहले ही मुकर्रर मकाम पर पहुंच जाएं। उनका वहां ज्यादा देर इंतजार करना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर है मैं उसी वक्त वहां पहुंच जाऊं। मुझे हवेली की कुंजियों का गुच्छा भी तो आलोक कुमार के पास पहुंचाना है। ये ख्याल जहन में आने के बाद मैं मजीद वहां नहीं रुका और अपना सफरी बैग उठाकर बाहर ले आया और गाड़ी में अपने साथ वाली नशिस्त पर रख दिया। 2 ही मिनट के बाद हवेली मुकफ्फल करके वहां से चल पड़ा। आलोक कुमार के घर के सामने गाड़ी रोककर मैंने हॉर्न बजाने का सोचा, लेकिन फिर ये सोचकर इरादा तर्क कर दिया कि आसपास के वासियों की तवज्जो हासिल करना मुनासिब नहीं। लेकिन मैं जैसे ही कुंजियां देने के लिए गाड़ी से उतरा, मेरी नजर लगभग 100-125 गज आगे शांतिराम हलवाई की दुकान के सामने मौजूद लोगों के हुजूम पर पड़ी। इतने सवेरे इतने सारे लोगों की वहां मौजूदगी हैरानकुन थी। शोर की हल्की हल्की आवाज से लग रहा था कि वो सब आपस में पुरजोश लहजे में बातें कर रहे हैं। मेरी छठी हिस्स अचानक जाग उठी। दाल में जरूर कुछ काला है। मैं फौरन ही अपनी गाड़ी में बैठा और उसे स्टार्ट करके शांतिराम हलवाई की दुकान की तरफ बढ़ा। रोशनी अच्छी खासी बढ़ गई थी, इसलिए मैंने हेडलाइट्स पहले ही बुझा दी थी। मैं वहां पहुंचा तो वो सब लोग अचानक खामोश हो गए। मैं और गाड़ी अचानक उन सब की निगाहों का मरकज बन गए थे। फिर अचानक उनमें से एक शख्स ने चिल्लाकर 2 अल्फाज कहे। इसे इत्तेफाक ही कहना चाहिए कि मैं तेलुगु के इन दोनों अल्फाज का मतलब समझता था, डाकू, कातिल। ये सुनते ही मेरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई। मैंने देखा कि वो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता मेरी गाड़ी को घेरे में ले रहे हैं। ये सूरत हाल मेरे लिए बिलाशुबा इंतहाई खतरनाक थी। मैंने कयास लगाया कि मेरी गाड़ी के गिर्द खड़े उन लोगों की तादाद कम से कम 40-50 तो जरूर रही होगी। मेरे मुताल्लिक शक का इजहार सुनते ही उनके तेवर बिगड़ गए हैं और उन्होंने बिला तहकीक व तफ्तीश उस बुकरात की भड़क सच मान ली है। अब मेरा बचना मुश्किल है। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। उस जम्मे खफीर से शायद कोई माफौकुल फितरत हस्ती भी न निमट सके। अगर उन्हें यकीन हो गया कि मैं वाकई डाकू और कातिल हूँ तो मेरा बहुत बुरा हशर होने वाला है। हुजूम की उमूमी नफ्सियात के मुताबिक ये तो मेरी तरफ से अपनी सफाई बेगुनाही का कोई दावा सुनने और उस पर यकीन करने को तैयार नहीं होंगे। यहाँ तो उनकी अक्सरियत मेरी फरियाद समझने से ही कासिर है। मुझे बखूबी इदराक था कि वक्त तेजी से गुजर रहा है। मेरे पास अपने बचाव के लिए कोई कदम उठाने के लिए शायद चंद ही सानियों की मोहलत है। मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए और वो भी फौरन। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पहलू में रखे सफरी बैग में स्टेन गन मौजूद है, साथ ही 60 गोलियों से ठसाठस भरे 2 मैगजीन भी। दर्जनों गोलियां उगलने के लिए बेताब पिस्तौल भी हाथ की पहुंच में है। 2-3 दर्जन निहत्ते शहरियों की क्या औकात। मैं तो अच्छी खासी फौज को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर सकता हूँ।
मगर फिर मुझे ख्याल आया कि अपनी सफाई पेश करने या हथियार लहरा कर घटिया फिल्मों का हीरो बनने की जरूरत क्या है। गाड़ी रिवर्स गियर में डालकर पीछे भगा ले जाता हूँ, ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये आखिरी ख्याल मुझे सबसे ज्यादा मुनासिब लगा। मगर इससे पहले कि मैं उस पर अमल दरामद करता, मैंने किसी को जोर से कुछ कहते सुना। बोलने वाले ने बुलंद आवाज में तेलुगु में यक के बाद दीगरे 2 जुमले कहे थे, लेकिन मुझे सिर्फ 2 नाम समझ आ सके, सुपरू बाबू और सेठ प्रदीप सेन। मैंने चौंक कर बोलने वाले की तलाश में नजरें दौड़ाई। मेरा कयास दुरुस्त निकला, वो आलोक कुमार ही था। इस असना में वो गाड़ी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। उसने शायद रद्दोबदल के साथ पहले से भी ज्यादा जोशो खरोश से अपने जुमले दोहराए। अचानक मेरी गाड़ी के गिर्द घेरा डाले लोग मुंतशिर होकर एक बार फिर आपस में बातें करने लगे। उनकी तरफ से मुतमईन होकर आलोक कुमार ड्राइविंग सीट वाली खिड़की की तरफ आ गया। मैंने छूटते ही पूछा, ये कैसा हंगामा है आलोक कुमार? इतनी सवेरे इतने सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं? और ये मुझे लुटेरा और हथियारा क्यों बना रहे हैं? वो खुदा जाने हकीकी या बनावटी परेशानी और खौफजदा लहजे में बोला, घोर अन्याय हो गया सुप्रो जी। कोई आधे घंटे पहले यहाँ खूब गोलियां चली हैं, हम सब जाग गए थे, परंतु डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकला। जब देर तक शांति रहने के बाद हम सब यहाँ पहुँचे तो बाजार के चौकीदार ने बताया कि 2 जीपों में ढेर सारे हथियार बंद डाकू यहाँ पहुँचे थे। उन्हें देखकर वो बेचारा अपना जीवन बचाने के लिए छुप गया। आलोक कुमार जल्दी जल्दी सब कुछ बता रहा था, लेकिन अपने आसाबी तनाव की वजह से मुझे लग रहा था कि वो बहुत ढीले ढाले अंदाज में मालूमात मुहैया कर रहा है। इससे पहले कि मैं टोकता, उसने बताया कि हवा में बहुत सारी गोलियां चलाने के बाद वो दरवाजा तोड़कर सरस्वती बाई की हवेली में घुस गए। उनके घुसने के बाद भी हवेली के अंदर से गोलियां चलने और चीखो पुकार की आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर चौकीदार ने देखा कि वो डाकू हवेली में से सरस्वती जी को उठाकर लाए और उसे जीप में डालकर यहाँ से गायब हो गए। मैंने उसकी बात खत्म होने का बमुश्किल इंतजार किया। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में भी मुसलसल धमाके हो रहे थे। सरस्वती महज इत्तेफाकन आज शाम यहाँ वापस आई और आज ही प्रदीप सेन के गुंडे उसे यहाँ से उठा ले गए। क्या उसकी यहाँ से अनंतपुर रवानगी के बाद से उसकी हवेली की मुसलसल निगरानी की जा रही थी? कहीं ये जिम्मेदारी उस आलोक कुमार ही को तो नहीं सौंपी गई थी? उसकी जबान से ये कैसे उगलवाया जाए? तभी मुझे महिपाल का ख्याल आया। मैंने जल्दी से कदरे तेज लहजे में आलोक कुमार को मुखातिब करके पूछा, क्या किसी ने अंदर जाकर देखा है? सरस्वती के साथ महिपाल भी तो था। सरस्वती को तो वो बदमाश उठाकर ले गए, महिपाल का क्या बना? मेरी बात सुनकर आलोक कुमार ने मेरा चेहरा देखने पर इक्तफा किया। मैंने इशारा करके उसे गाड़ी के दरवाजे से दूर किया और फिर जल्दी से नीचे उतर आया। मैंने आलोक कुमार का बाजू जकड़कर सख्त लहजे में पूछा, ये खून खराबा और गोलियों की बरसात हुए इतनी देर हो गई, क्या पुलिस वाले नहीं आए अभी तक? उसने एक बार फिर नफी में सर हिलाया। मैं इसी जवाब की तवक्को कर रहा था। जाहिर है प्रदीप सेन के जरखरीद गुलाम उसके कारिंदों की वारदात में कैसे दखल अंदाजी कर सकते हैं। ये आलोक कुमार भी तो उसी शैतानी टोले में शामिल है। मेरा लहजा गैर इरादी तौर पर खूनी हो गया। मैंने कहा, चलो मेरे साथ। फिर हम दोनों भीड़ चीरते सरस्वती की हवेली के सामने वाले आहनी दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने देखा कि वो दरवाजा शायद कई लोगों ने अंदर की तरफ धक्का देकर तोड़ दिया है। मैं तेजी से अंदर दाखिल हुआ। गलियारे का कुमकुमा रोशन था। बाईं तरफ से जीना ऊपर चढ़ रहा था। ताहम मेरी नजरें गलियारे में थोड़ा आगे फर्श पर बने खून के एक बड़े से धब्बे पर जम गईं। खून अब लगभग सूख चुका था। मैंने आलोक की नजरें खौफ से फैलते देखी। मैंने उसे पीछे आने का इशारा किया और तेजी से सामने गलियारे के मोड़ की तरफ बढ़ा। तब मैंने किसी के कराहने की कर्बनाक आवाज सुनी। मैं लगभग जस्त लगाकर आगे बढ़ा। मैं जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, सामने दीवार के साथ एक शख्स मुंह के बल पड़ा दिखाई दिया। एक शॉटगन उसके जिस्म के नीचे दबी हुई थी और आसपास 12 बोर के कारतूसों के 8-10 खोल बिखरे हुए थे। मैंने पहली नजर में पहचान लिया, वो महिपाल ही था। उसके गिर्द फैला खून बता रहा था कि वो शदीद जख्मी है, ताहम वो अभी जिंदा था। मुझे उसकी कमर में एक गहरा जख्म दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उसे सीधा किया। पहली नजर में उसके पेट और दाएं बाजू से भी खून रिश्ता दिखाई दिया। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें बंद थीं, ताहम उसका मुसलसल कराहना उम्मीद दिला रहा था कि उसका जिस्म फिलहाल जख्मों और खून के ज़ियास से हार मानने को तैयार नहीं। जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच जाने की उम्मीद की जा सकती थी। मेरा जहन तेजी से अपने आइंदा लाहे अमल का तायुन कर रहा था। मुझे एक फैसले पर पहुंचने में ज्यादा देर न लगी। मैंने पलटकर आलोक कुमार से पूछा, क्या बाहर खड़े लोगों में कोई डॉक्टर मौजूद है? उसने नफी में तेज तेज सर हिलाया और फिर कहा, नहीं, परंतु चौथी गली में डॉक्टर सुभारतू रहता है। मैंने कड़वे लहजे में कहा, तो इतना हंगामा होने के बावजूद वो क्यों नहीं आया? रात को चढ़ाकर सोता है क्या? आलोक कुमार ने दिफाई से लहजे में कहा, बुढ़ा खूसट है, फालतू घर से नहीं निकलता।
मैंने कहा, लेकिन चाहे तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़े, उसे साथ लाना तुम्हारी ड्यूटी है। बल्कि ऐसा करो, उस पर जोर डालने के लिए 1-2 लोगों को और भी साथ ले जाओ। एक इंसान की जिंदगी बचानी है। आलोक कुमार बस लम्हा भर के लिए हिचकिचाया, फिर मुझसे नजरें चुराकर तेजी से दरवाजे की तरफ चल दिया। ऐन उस वक्त मेरी नजरें महिपाल पर पड़ी। मैंने देखा कि उसकी आंखें खुली हैं और वो मेरी तरफ देख रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने कहा, वो सरस्वती देवी को ले गए सुप्रो जी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे पता है महिपाल, प्रदीप सेन वार कर गया है, मगर फिक्र न करो, उसे ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी, मगर मुझे पहले तुम्हारी जिंदगी बचानी है। उसने अपना कर्ब छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ सुप्रो जी, हो सके तो सरस्वती जी को उस दुष्ट प्रदीप सेन से छुड़वा लाएं। उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं सकूंगा। महिपाल की बात सुनकर मैंने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा, लेकिन उसने शायद मुझसे नजरें चुराने के लिए आंखें बंद कर लीं। मेरे दिल को धचका सा लगा। मैंने पहले मामले को इस रुख से क्यों नहीं देखा। महिपाल का किरदार कितना ही कराहत अंगेज है, लेकिन उसके सीने में भी तो दिल है। उसने शायद पहले ही मुमकिन है साहिबजादा इमादुद्दीन और सरस्वती के बाहमी ताल्लुक के पेश नजर दिल ही दिल में तस्लीम कर लिया था कि वो कभी सरस्वती को नहीं पा सकेगा, मगर उसने किसी कमजर्फ आशिक की तरह नाकाबिले हुसूल हस्ती सरस्वती को तबाह बर्बाद करने की बजाय उसका मामूली खादिम बनकर ताहयात उसके तहफ्फुज की जिम्मेदारी संभाल ली। उस बदनसीब को उस नाजुक हालत में भी अपनी जिंदगी की बजाय सरस्वती की सलामती की फिक्र पड़ी हुई थी। यहाँ की सूरत हाल बता रही थी कि उसने आखिरी कारतूस तक हमलावरों का मुकाबला किया था और शायद अपना एमुनेशन खत्म होने से पहले कम से कम एक हमला आवर को मार गिराया था। इस बहादुर शख्स को इतनी बेबसी की मौत नहीं मरना चाहिए। ठीक है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, मगर इसका सरस्वती से तो एक नाजुक सा यकतरफा सा ताल्लुक है। ये इसीलिए उसके सामने एक आहनी ढाल बन गया है। इसकी जिंदगी सरस्वती की सलामती के लिए आइंदा भी जरूरी है। मैंने महिपाल को झंझोड़ कर पूछा, ये बताओ, हवेली में मरहम पट्टी वगैरह का कोई सामान मौजूद है क्या? उसने नफी में सर हिलाया और रुक रुक कर कहा, ये खून पट्टी से नहीं रुकेगा सुप्रो जी। आप ऊपर जाकर कोई रेशमी चादर ले आएं और उसे 2 टुकड़े करके मेरे पेट और बाजू पर बांध दें। वो ठीक कह रहा था। मैं उसे वहीं लिटाकर तेजी से जीना चढ़कर ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। वहां रेशमी चादरों की कोई कमी नहीं थी। ताहम अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, खुदा जाने मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका मिले या न मिले, मुझे सबसे पहले अपनी अनमोल दस्तावेजात अपने कब्जे में करनी चाहिए। उन पर अजरा और राबिया के मुस्तकबिल का दारोमदार है। अल्लाह ने अभी महिपाल की मौत लिखी हो तो चंद मिनट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तेजी से सामने छोटी राहदारी की तरफ बढ़ा। मुझे मंदिर का दरवाजा खुला मिला। खुदा जाने सरस्वती उसे रात को खुला ही रखती थी या ये उसे अगवा करने वाले शैतानों की कारस्तानी थी। बहरहाल मैंने देखा कि सामने ही सरस्वती देवी की दिलकश मूर्ति अपनी मखसूस शान के साथ इस्तादा है। मूर्ति को अपनी जगह सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आई। उसके बाद मुझे अपना काम मुकम्मल करने और मूर्ति को अपने असल मकाम पर लाने में ज्यादा देर न लगी। मैंने दस्तावेजात अपने लिबास में ठूसी और नशिस्त गाह में आ गया। वहां से एक रेशमी चादर और एक कलम तराश उठाकर मैं तेजी से महिपाल के पास वापस पहुंच गया। मुझे ये इत्मीनान हुआ कि वो अभी तक होश में है। मैंने छोटे चाकू की मदद से रेशमी चादर जल्दी से 2 हिस्सों में चीरी और फिर महिपाल ही के मशवरे से दोनों पार्चे उसके जख्मों पर मजबूती से बांध दिए। इस दौरान में जहां आलोक कुमार के बनाए हुए डॉक्टर की आमद का बेताबी से इंतजार था, वहीं ये धड़का भी लगा हुआ था कि किसी भी वक्त पुलिस पार्टी भी टपक सकती है। मैं उनका सामना करने से बचना चाहता था। इसके लिए मेरे जहन में एक ही सूरत थी और कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने उस पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। मैंने महिपाल को मुखातिब करके कहा, मेरा ख्याल है डॉक्टर के इंतजार में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शाने पर लाद कर अपनी गाड़ी में पहुंचाऊंगा और फिर तुम्हें बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। मेरी बात सुनकर महिपाल ने अपना लहजा हत्तुल इम्कान मजबूत बनाते हुए कहा, आप फिक्र न करें सुप्रो जी, मैं अपने पैरों पर चल सकता हूँ। उसका ये दावा कतन नाकाबिले अमल था। जोर पड़ने पर उसके जख्म मजीद खुल सकते थे, मगर इससे पहले कि उसकी बात मुस्तरद करता हवेली के दरवाजे की तरफ कुछ खटपट हुई। मैंने जल्दी से झांक कर देखा। आलोक कुमार 60-65 साल के एक शख्स के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। मैंने देखा कि वो बूढ़ा शख्स डॉक्टर सुभारतू हल्की सी लंगड़ाहट के बावजूद छड़ी के सहारे हत्तुल इम्कान तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों पर गोल चश्मा और गले में स्टेथोस्कोप था। उसकी दवाओं की संदूकची आलोक कुमार ने उठा रखी थी। कई और लोग भी उनके पीछे पीछे अंदर आ गए थे। डॉक्टर सुभारतू तो महिपाल के पास पहुंचते ही अपना नफीस लिबास फरामोश करके फौरन आलती पालती मारकर नीम पुख्ता जमीन पर बैठ गया।
जिस पर जाबजा खून के धब्बे पड़े हुए थे। उसने जल्दी से महिपाल की कलाई थामकर उसकी नब्ज का जायजा लिया। साथ ही उसने बाईं हाथ की 3 उंगलियां घायल शख्स की आंखों के सामने लहराते हुए तेलुगु में कुछ पूछा। महिपाल ने जाने कहां से मुस्कुराने की सकत यकजा की और तेलुगु में कोई जवाब दिया। मैंने अंदाजा लगाया कि डॉक्टर ने शायद उसकी हालत जांचने के लिए अपनी मुतहर्रक उंगलियों की तादाद पूछी थी। डॉक्टर सुभार्तु ने जवाब सुनकर इत्मीनान भरे अंदाज में गर्दन हिलाई और मुझे मुखातिब करके शुस्ता अंग्रेजी में बोला, खून काफी बह गया है, मगर अभी उसकी जिंदगी खतरे की हद में दाखिल नहीं हुई। अगर उसे अगले 30 मिनट में अस्पताल पहुंचा दिया जाए और जिस्म में पैवस्त तमाम गोलियां निकाल कर टांके लगा दिए जाएं, तो ये बच सकता है। मैंने उसे इंग्लिश में जवाब दिया। कहा, मैंने इसके जख्मों का जायजा लिया है। इसे बाजू और पेट में 2 गोलियां लगी हैं और दोनों जिस्म के आर पार हो गई हैं। चादर बांधने से खून का रसाव तकरीबन रुक गया है। डॉक्टर ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, मुझे आप बहुत समझदार आदमी लगते हो। मैं तो कहूंगा कि आपकी इस होशियारी ने इसकी जिंदगी बचा ली है। आलोक कुमार ने बताया है कि सामने खड़ी शानदार गाड़ी आपकी है, बस अब इसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस वक्त यहाँ पहुंचकर बहुत नेकी का काम किया है। मैं आलोक कुमार के साथ इसे अभी अस्पताल ले जाता हूँ। डॉक्टर सुभार्तु ने नफी में सर हिलाकर कहा, आलोक कुमार को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। इसे सर्जरी की फौरी जरूरत है। भगवान जाने वहाँ इस वक्त कोई सीनियर डॉक्टर होगा या नहीं, हो सकता है मुझे खुद इसका ऑपरेशन करना पड़े। वो अजनबी बूढ़ा उस लम्हे मुझे कोई फरिश्ता लगा। डॉक्टर सुभार्तु की निगरानी में 3 अफराद महिपाल को निहायत एहतियात से बाहों में उठाकर हवेली से बाहर ले गए और मेरी गाड़ी की अकबी नशिस्त पर लिटा दिया। डॉक्टर सुभार्तु तो मेरे साथ वाली नशिस्त पर बराजमान हो गए। आलोक कुमार के हमारे साथ जाने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। थोड़ी ही देर में हम अस्पताल की तरफ रवां दवां थे। कुछ ही आगे बढ़ने पर डॉक्टर ने मुझे मुखातिब करके कहा, ये खुशकिस्मती है कि आप बर वक्त पहुंच गए, वरना अहमक आलोक कुमार तो पूरे यकीन से कह रहा था कि मेरा आना रस्मी कार्रवाई है, हमारे पहुंचने तक जख्मी मर चुका होगा। मैंने मुख्तसरन कहा, अजीब लोग हैं, मैं तो इत्तेफाकन इधर आ गया था। डॉक्टर सुभार्तु ने कहा, सिर्फ अजीब नहीं, इंतहाई जाहिल और जालिम किस्म के लोग हैं। जानते हैं कि इस इलाके में ऐसी लूट मार, अगवा की वारदातों और कत्ल गारत के पीछे कौन है, मगर फिर भी उसके खिलाफ कोई जबान नहीं खोलता। पुलिस उसके इशारे पर नाचती है, मगर कोई आला हुकाम के खिलाफ उनकी शिकायत लेकर नहीं जाता। इलेक्शन होते हैं तो डर के मारे लोग उसी के हरकारों को वोट डाल देते हैं। मैंने उसकी हर बात तवज्जो से सुनी। वो बिलाशुबा दुरुस्त कह रहा था, मगर ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया, अगर लोग डरते हैं तो आप पुलिस के आला हुकाम को उस बदमाश का कच्चा चिट्ठा बता दें डॉक्टर साहब। अब तो आपके पास महिपाल की शक्ल में गवाह भी मौजूद है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर सुभार्तु ने नाराज होने की बजाय बेचारगी से कहा, मैं 3 बार पुलिस हेडक्वार्टर जाकर शिकायत जमा करवा चुका हूँ मोहतरम, अखबारों को भी खत लिखे हैं, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। खुद थाने वालों ने मुझे मजा चखाने की धमकियां दी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे मोहल्ले वाले मुफ्त इलाज से महरूम हो जाएंगे। मैंने कहा, अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है डॉक्टर साहब। अनंतपुर में नया डीसीपी आया है, जिसकी जिंदगी का मकसद प्रदीप सेन जैसे दरिंदों का कला कमा करना है। मैंने सुना है वो प्रदीप सेन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, मगर उसे आप जैसे कानून पसंद शहरियों का ताउन दरकार है। मेरी बात सुनकर वो जोश में आ गया। बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो कमाल हो गया, मैं यकीनन नए डीसीपी से राब्ता करूंगा। इस असना में हम गोटी के बड़े अस्पताल के अहाते में दाखिल हो चुके थे। मैंने जैसे ही बड़े दरवाजे के सामने गाड़ी रोकी, डॉक्टर सुभार्तु पहियों वाले स्ट्रेचर का इंतजाम करने के लिए अंदर चला गया। तभी मुझे महिपाल की मुरझाई हुई आवाज सुनाई दी। मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा था कि वो पूरी तरह होशो हवास में है और हमारी बातें सुन रहा है। वो कह रहा था, सरस्वती जी को बचाने के लिए पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी सुप्रो जी। भगवान जाने मैं अब बचूं या न बचूं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सरस्वती जी को तुरंत बचा कर लाने का कोई उपाय करें। उसके लहजे में ऐसी हसरत भरी इल्तिजा थी कि मैं कांप कर रह गया। मैंने ठोस लहजे में कहा, तुम चिंता न करो, भगवान ने चाहा तो सरस्वती जी बहुत जल्दी तुम्हारे साथ होंगी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। इस दौरान में डॉक्टर सुभार्तु पहियों वाले स्ट्रेचर और अस्पताल के 2 कारिंदों को साथ लेकर आ गया। दोनों कारिंदे उसके तहकुमाना लहजे की जिस सादतमंदी से तामील कर रहे थे, उससे साफ जाहिर था कि डॉक्टर सुभार्तु अस्पताल में गहरा असर रसूख रखता है। वो महिपाल को जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए इतना बेताब था कि उसे अंदर जाने से पहले मुझसे बात करने का ख्याल ही नहीं रहा। मैंने मौका मुनासिब समझा और जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, मैंने गाड़ी गियर में डाली और कुछ ही देर में मेरी ब्यूक गोली की तरह बेंगलोर हैदराबाद शाहरा की तरफ उड़ी जा रही थी।
इस दौरान में सफरी बैग एक बार फिर मेरे पहलू वाली नशिस्त पर आ चुका था और मैंने अपना पिस्तौल चैम्बर खींचकर गोली नाल में पहुंचाने के बाद उसे सेफ्टी लॉक करके अपनी गोद में रख लिया था।